नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस क्विज सीरीज का अगला सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और ये जो है इस सीरीज का 14वां सेशन होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले का 13 सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आज के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, तो इसे जरूर देखिए। साथ ही मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि इस सीरीज में अब से हम लोग सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस से संबंधित जो क्वेश्चंस है उनको देखेंगे और विश्लेषण करेंगे। करेंट अफेयर्स का जो पार्ट है इसमें हम शामिल अब नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता था, जीके जीएस का प्रश्न यहाँ हमें कम करना होता था, इसलिए मैंने करंट अफेयर के लिए अलग से व्यवस्था किया है। और इनके लिए आप हमारे सृष्टि आईएएस 20 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो है प्रत्येक दिन आपको एनालिसिस के साथ करंट अफेयर मिलेगा और ये इतना डिटेल में होता है कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप आसानी से उनसे कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब घंटी को बटन को जरूर दबाइए, लाइक करना शेयर करना जरूर जो है उनको सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि इन्हीं से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और इतना मेहनत करने का जो जज्बा है वो मेरे अंदर आता है, क्योंकि आपको पता है कि इनसे हमें कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इसके अलावा तो इतना तो हम आप लोगों से एक्सेप्ट कर ही सकते हैं कि इसे आप शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और जो है अपना जो सुझाव है, अपना जो कमेंट्स है वो कमेंट्स बॉक्स में करें। तो आइए आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा, सही नहीं है पूछा है, कीवर्ड है। ठीक है, अर्थात असत कथन ढूंढना है। कथन एक कह रहा है कि तुलु वंश के पश्चात अराबिडु वंश की स्थापना हुई विजयनगर में। ठीक है, एकदम सही बात है, तो ये तो सत्य है, ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों कि राक्षसी तागड़ी के युद्ध में जो है विजयनगर की पराजय हुई। ये भी बात एकदम सत्य है। ठीक है, कि इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हो गई थी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कह रहा है कि विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति तथा राइयों को जो है नरपति कहकर संबोधित किया जाता था। और ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों कि कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यदा की रचना तमिल भाषा में की थी। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि गलत कथन हमको ढूंढना है, सही नहीं। और यहाँ जो गलत कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति अर्थात घोड़ों का स्वामी और राइयों को नरपति अर्थात इंसानों का स्वामी, ठीक है, कहकर संबोधित किया जाता था। ये बात भी सही है। और यहाँ ऑप्शन डी इसलिए गलत हो गया दोस्तों, यहाँ बारीक मिस्टेक है। यहाँ जो है अमुक्तमाल्यदा की रचना कृष्णदेव राय ने एकदम किया था, ये बात एकदम सही है, लेकिन इनकी भाषा दोस्तों तमिल नहीं होकर तेलुगु हुआ करता था, तो ये बात आपको जो है ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि बीपीएससी और यूपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन हमको टेकल करने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आप इसे टेकल कर लेते हैं तो अन्य कोई भी एग्जाम आप आसानी से टेकल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके जो है विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि संगम वंश के बाद जो है विजयनगर में सालूब वंश की, या इसे सुलूब वंश भी कहते हैं कई बार, उनकी स्थापना हुई और इनका जो स्थापना किया था वो सालूब नरसिंह ने किया था। और सालूब नरसिंह की अगर बात करें दोस्तों तो ये संगम वंश के सैन्य कमांडर हुआ करते थे और ये 1503 ईस्वी तक जो है वहाँ सत्ता पर जो है कायम रहे। इसके बाद जो है सालूब के बाद दोस्तों तुलु वंश का शासन वहाँ पे स्थापित हुआ विजयनगर में। और तुलु वंश की अगर हम स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछता है कि सालूब वंश की स्थापना किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए सालूब नरसिंह ने। और तुलु वंश की स्थापना किसने किया, तो वीर नरसिंह ने। और तुलु वंश की जो बात है दोस्तों, आपको पता होगा कृष्णदेव राय बहुत ही फेमस राजा के रूप में जो है प्रसिद्ध है अभी भी दक्षिण भारत में, और उनका संबंध विजयनगर साम्राज्य से था। और उनका वंश की अगर बात करें तो ये तुलु वंश से संबंध रखते थे और तुलु वंश के सबसे जो है प्रतापी और महान राजा कृष्णदेव राय कहे जाते हैं। ठीक है, साथ ही में मैं आपको बताऊं कि तुलु वंश के बाद जो है वहाँ पे विजयनगर में जो है अराबिडु वंश की स्थापना हुई। और फिर जो है अगर हम देखें तो कथन ए जो है यहाँ एकदम सही हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए कहता है कि विजयनगर में तुलु वंश के बाद जो है अराबिडु वंश की स्थापना हुई थी। एकदम सही बात है। तो यहाँ जो है दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि अगर हम अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्मेट में अगर देखें तो एक जो क्वेश्चंस है उनके अंतर्गत आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब यहीं देखिए कितना क्वेश्चंस बन जाएगा।
पहला तो आपको पूछ सकता है कि विजयनगर में जो है कितने राजवंशों ने शासन किया, तो 4। फिर उनका क्रम पूछ सकता है, तो कौन कौन, तो संगम वंश, ठीक है। उनके बाद 100 से संगम और 100 से सालुब, इनको ऐसे ही याद कीजिएगा। संगम वंश के बाद सालुब वंश आया, फिर आया कौन, तो सालुब वंश के बाद तुलुब वंश, और फिर तुलुब के बाद कौन आया, तो आया अराबिडु वंश, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, कृष्णदेव राय का जो है संबंध किस वंश से था, तुलुब वंश से। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि सालुब वंश की स्थापना किसने किया, तो सालुब नरसिंह ने। इसके बाद जो है तुलुब वंश की स्थापना किसने किया, तो ये किया था किसने, वीर नरसिंह ने। तो देखिए एक जो प्रश्न है उसमें कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो आइए इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या है। आपको इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो 1565 ईस्वी में जो है विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री जो वहाँ के थे, अर्थात सेना के जो नेतृत्व को जो है वहाँ पे प्रदान कर रहे थे जो प्रधानमंत्री, और जो राजकाज को देख रहे थे, क्योंकि आज के डेट में भी अगर आप दोस्तों देखेंगे तो सारा जो कारभार होता है देश का वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही होता है। और उस समय विजयनगर का जो कारभार था वो भी प्रधानमंत्री के हाथ में था। उनका नाम क्या था, राम राय। उन्हीं के नेतृत्व में जो है विजयनगर में आपका 1565 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था। और ये जो युद्ध है दोस्तों, इनका 2 नाम है, एक तो राक्षसी तागड़ी और उसे ही तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो उनको जो है लड़ा गया, और फिर जो है इस युद्ध में उतरी ये सेना उनकी, और इस युद्ध में जो है बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा का जो त्रिगुट था ये आपका क्या हुआ, इनके खिलाफ हो गया, राम राय के खिलाफ। और फिर जो है उनकी सेना, राम राय की सेना को हारना वहाँ पे पड़ा, और फिर जो है राम राय को पकड़कर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके कारण जो है विजयनगर की जो वहाँ पे हार हुई, और यही ऑप्शन में कह रहा है कि राक्षसी तागड़ी तालीकोटा के युद्ध में जो है वो विजयनगर की हार हुई थी। एकदम सही बात है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस जो है अगर आपसे पूछे तो और क्वेश्चंस क्या बनेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि राक्षसी तागड़ी या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में। इसके बाद जो है आपको एक बात और बताऊं कि इसी युद्ध के बाद जो है दोस्तों विजयनगर का जो है पतन लगभग सुनिश्चित हो जाता है। तो फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर का पतन हो गया, तो तालीकोटा या राक्षसी तागड़ी के युद्ध के बाद जो है उनका पतन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कथन बी भी सही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में जो है दक्कन सुल्तानों को जो है दोस्तों ये जो है अश्वपति, और फिर जो है वहाँ के दक्कन के सुल्तान को अश्वपति और अर्थात घोड़ों के स्वामी, तथा राइयों को जो है दोस्तों नरपति अर्थात लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई थी। अतः कथन सी भी यहाँ सही है। और अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो कृष्णदेव राय 1504 से 29 ईस्वी तक जो है वो राज सिंहासन पर है, और फिर जो है उसने अमुक्त माल्यदा की रचना की, लेकिन उनकी भाषा दोस्तों क्या थी, तेलुगु थी, न कि तमिल थी। और यही वजह था कि ऑप्शन डी जो है यहाँ दोस्तों गलत हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चंस क्या बनेगा, आपसे ये बन सकता है अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कि विजयनगर साम्राज्य में जो है प्रचलित परंपराओं के अनुसार दक्कन के सुल्तान को क्या कहा जाता था, तो अश्वपति, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे पूछ सकता है वहाँ के राय को क्या कहा जाता था, तो नरपति। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि कृष्णदेव राय का शासनकाल कितना से कितना था, तो 1504 से 1529। इसके बाद पूछ सकता है आपसे कि अमुक्त माल्यदा की रचना किसने किया, तो कृष्णदेव राय ने, और फिर उनकी भाषा क्या थी, तो तेलुगु। तो आप देखिए अन्य जो एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो सीरीज है कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए आज के सेशन का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है अमर नायक प्रणाली विजयनगर की राजनीतिक खोज थी, ठीक है। कथन 2 कह रहा है कि अमर नायकों के पद वंशानुगत होते थे तथा इनका स्थानांतरण जो है नहीं होता था, ठीक है। और कथन 3 कह रहा है कि अमर नायक प्रणाली में दिल्ली सल्तनत की जो है एकता व्यवस्था के गुण विद्यमान थे। इसके बाद दोस्तों अगला जो कथन है चौथा, वो कह रहा है कृष्णदेव राय ने स्वयं को यवन की जो है स्थापना करने वाला कहा था। और आपको उपयुक्त में से कौन से कथन सही है उनको ढूंढना है। और यहाँ जो ऑप्शन ए है दोस्तों ये कह रहा है कि केवल 1 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 1, 3 और 4 सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों 1, 2
3 और 4 सब के सब सही है। और यहाँ जो मैं बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ जो है ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे कथन वो सही नहीं है, अर्थात 1, 3, 4 जिसमें है वही इसका आंसर हो जाएगा। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा सी, 1, 3 और 4 यहाँ सही है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ कथन 2 है कि अमर नायकों के पद वंशानुगत होते थे तथा इनका स्थानांतरण नहीं होता था, ऐसा नहीं था दोस्तों, इनका स्थानांतरण होता था। ठीक है, तो आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। मैं आपको बताऊं कि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी, अर्थात जो कथन 1 है एकदम सही है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसमें कई तत्व दिल्ली सल्तनत की जो एकता प्रणाली है उनसे लिए गए थे, और अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें प्रशासन द्वारा राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अर्थात जो ये आप देख रहे हैं कि अमर नायक प्रणाली में दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था के गुण विद्यमान थे, अर्थात कथन 3 भी दोस्तों यहाँ एकदम सही है। ठीक है, तो 1, 3 आपने देखा सही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये जो है ये लोग जो हुआ करते थे अमर नायक दोस्तों, ये कर वसूलने का कार्य करते थे, साथ ही इनकी अपनी सेना होती थी जो संकट के समय में दोस्तों राजा के का जो है मदद करता था, और कभी कभी राजा उन्हें स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। अतः कथन 1, 3 सही है तथा 2 गलत है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि वंशानुगत होता था और उनका स्थानांतरण नहीं होता था। ये वंशानुगत जरूर होता था लेकिन उनका स्थानांतरण कभी कभी राजा अपने आधिपत्य को जो है दिखाने के लिए, शो करने के लिए करता था। इस तरीके से जो है कथन 2 गलत हो जाता है। साथ ही आपको बताऊं चौथे कथन की अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय ने यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण किया था, अर्थात उपाधि जो है धारण किया था। साथ ही यवन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था, अतः कथन 4 सही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रश्न 2 है इनका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1, 3 और 4, क्योंकि 2 कथन यहाँ गलत है दोस्तों। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है? ऑप्शन ए है डोमिंगो पेस, ऑप्शन बी है निकोलो कोंटी, और ऑप्शन सी है दोस्तों अब्दुल रजाक, और ऑप्शन डी है अफानासी जो है निकितीन। और आपको मैं बताऊं ये कथन कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है, ये कथन डोमिंगो पेस का है। ठीक है, जो कि किसके काल में, ये जो आपका विजयनगर साम्राज्य के शासक थे आपका कृष्णदेव राय, उनके यहाँ ये आए थे। ठीक है, डोमिंगो पेस। तो आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो डोमिंगो पेस ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। साथ ही यहाँ उल्लेखनीय है कि निकोलस कोंटी जो है इतावली व्यापारी अर्थात इटली के व्यापारी थे। ठीक है, साथ ही अब्दुल रजाक की बात करें तो ये फारस के राजा का दूत बनकर यहाँ आया था विजयनगर साम्राज्य में। और अफनासी निकितन की बात करें तो ये रूस के व्यापारी थे, और इसने जो है 15वीं सदी में जो है भारत आया था। साथ ही आपको बता दूं कि बारबोसा और डोमिंगो पेस और पुर्तगाल के जो फरना वो नूनीज थे, वो 16वीं सदी में जो है विजयनगर की यात्रा की थी। यहाँ मैंने इसे इसलिए शामिल किया क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन कितने शताब्दी में भारत आया। ठीक है, तो ये कथन डोमिंगो पेस का था, और जो है निकोलस कोंटी जो है कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से आया था ये भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इटली के व्यापारी थे। अब्दुल रजाक जो है फारस के राजा का दूत बनकर आया था, और फिर जो है अफानासी निकितन जो है दोस्तों वो रूस के व्यापारी थे, और ये भी विजयनगर साम्राज्य का जो है भ्रमण किया था। और ये निकोलस कोंटी, इसके बाद में आपका अब्दुल रजाक और निकितीन जो है 15वीं शताब्दी में आया था, जबकि बारबोसा, डोमिंगो पेस और जो पुर्तगाल के रहने वाले थे नूनीज, ये जो है आपका 16वीं सदी में विजयनगर की यात्रा पर आए थे। तो याद रखिएगा ये जो है आपसे क्वेश्चंस में पूछने की संभावना है। ठीक है, आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है कमलपुरम जलाशय तथा हरिया नहर विजयनगर से संबंधित है। कथन 2 है अब्दुल रजाक ने विजयनगर की किलेबंदी का विस्तृत विवरण लिखा है।
ऑप्शन सी है, यहाँ के शासकों ने कृषि क्षेत्र की जो है किलेबंदी पर जो है बल दिया। और उपयुक्त कथन में से सही कौन सा है ये ढूंढना है, अर्थात यहाँ आपको सही कथन ढूंढना है। और मैं आपको बताऊँ यहाँ तीनों के तीनों कथन सही है। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊँ तो यहाँ उपयुक्त सभी कथन सही है। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य जो है दोस्तों, यहाँ निर्मित प्राकृतिक कुंड रहा है। साथ ही ऐसे ही जल कुंडों में से जो है एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज जो है वहाँ पे जो है कमलपुरम जलाशय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे न केवल सिंचाई होती थी बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक भी ले जाया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कथन एक है एकदम सही है। साथ ही आपको बताऊं तो इसके अतिरिक्त जो है हिरिया नहर के भग्नावशेषों को आज भी जो है वहाँ पे देखा जा सकता है। इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा कथन भी सही है। साथ ही आपको बताऊं दोस्तों, अब्दुल रजाक 15वीं शताब्दी में जो वहाँ पे विजयनगर आए थे, उनके द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई और वह यहाँ की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों के उल्लेख के साथ ही किलेबंदी का विस्तृत विवरण लिखा है। इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि विजयनगर में कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी पर बल दिया जाता था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष अर्थात जो उनके विरोधी थे उनको खाद्य सामग्री से वंचित कर देना और फिर मजबूर होकर उन्हें समर्पण के लिए बाध्य करना इनका उद्देश्य था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रश्न के सभी जो विकल्प हैं 1, 2, 3 ये सभी के सभी क्या हैं, सही हैं। तो आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोमिंगो पेस द्वारा वर्णित महान जो है वमी डिब्बा का संबंध किस से है इनमें से, इन कथनों में से। अर्थात ये कहना ये चाह रहा है दोस्तों कि महान वमी डिब्बा जो है वो शब्द का प्रयोग किसने किया, तो डोमिंगो पेस ने। और इसका मतलब क्या था उस समय में, राजमहल से था या विशालकाय मंच से था या शिल्पीकार का एक प्रकार था ये, ठीक है, या फिर विशेष प्रकार के वस्त्र जिन्हें राजा धारण करते थे, ये उसका नाम था। ठीक है, और मैं आपको बताऊं इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये विशाल मंच को जो है उस समय में महान वमी डिब्बा कहा गया। ठीक है, आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बता दूं कि शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महान वमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था। ठीक है, साथ ही इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद माह में ठंडी के मौसम में जो है मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार जिसे नवरात्रि अथवा महान वमी दक्षिण भारत में कहा जाता है, उनके 9वें दिन के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। और नवरात्रि को जो है उत्तर भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा तथा प्राद्वीपीय भारत में इसे नवरात्रि या महान वमी के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर विजयनगर के राजा अपने वैभव का प्रदर्शन करते थे, उसी मंच के माध्यम से महान वमी डिब्बा नामक जो मंच हुआ करता था, ऊंचा स्थान हुआ करता था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो है उत्तर दोस्तों ये हो जाएगा वी विशालकाय मंच। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजा स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहते थे। दूसरा कथन है, शासक देवताओं से गहन संबंधों के संकेतक के रूप में जो है विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन ढूंढना है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको कि यहाँ जो सही कथन है ये आपका 1 और 2 दोनों के दोनों है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको यहाँ बता दूं कि उपयुक्त दोनों कथन सही है, क्योंकि विजयनगर शासकों की जो है विरूपाक्ष तथा पंपा देवी में जो है काफ़ी श्रद्धा थी और उन्होंने स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से जो है शासन करने वाला कहा था। साथ ही यहाँ के शासकों ने अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में, सूचक के रूप में जो है दोस्तों विरुद्ध हिंदू सूरत राणा नामक शब्द का भी प्रयोग किया करते थे। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए 6 का आंसर हो जाएगा सी 1, 2 दोनों सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और इनका जो कथन है पहला ये है, राय गोपुरम यहाँ के राजकीय प्रवेश द्वार हुआ करते थे। दूसरा कथन है दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद और अधिक विशाल बना दिया गया, बड़ा बना दिया गया। और तीसरा है, विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको, तो ये जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका डी, 1 2 3 सभी के सभी जो है यहाँ सही है, ठीक है। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। और इनके विश्लेषण को देखते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि इस बीच में मैंने देखा है कि आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, जिनसे क्या है हमें जो प्रेरणा मिलती है उसमें कहीं ना कहीं उनको चोट लगता है, और फिर जो इतना मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ उनमें जो है कहीं ना कहीं हमें जो है थोड़ा सा तकलीफ होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये जो है लाइक शेयर करना ज़रूर जो है सुनिश्चित कीजिए। तो आइए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसके विश्लेषण को देखते हैं। ये आज की विश्लेषण जो है इस प्रश्न का उसका अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ जो है उपयुक्त सभी कथन सही है दोस्तों। और यहाँ जो है राय गोपुरम जो शब्द है यहाँ के स्थापत्य के भाग के रूप में जो है यूज होता था, जो कि राजकीय प्रवेश द्वार हुआ करते थे। और ये प्रवेश द्वार लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का जो है संकेत देते थे, अर्थात दूर से ही लोगों को पता चल जाता था इस जो है गोपुरम के वजह से कि यहाँ पे एक मंदिर है। साथ ही आपको बताऊं तो स्थापत्य के अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों की बात करें तो वहाँ पे आपका मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, गलियारे का मतलब होता है गली, ठीक है, गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थल के चारों ओर बने थे सम्मिलित है। इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ बताते चलें कि विजयनगर के मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता यह थी कि वहाँ रथ गलियां हुआ करती थी, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जो है वहाँ जाती थी। और इन गलियों का जो फर्श है दोस्तों पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया होता था, और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें जो है व्यापारी अपनी अपनी दुकानें लगाया करते थे, और वो जो है इनके कारण देखने में एकदम दोस्तों मनोरम दृश्य वहाँ का जो है लगता था। साथ ही आपको बताऊं तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ, और इसी क्रम में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद जो है दोस्तों इसे और अधिक बड़ा बना दिया गया, विशाल बना दिया गया। और आपको बता दूं तो विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल जो थे वो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले जो विष्णु भगवान है उन्हीं के एक रूप को जो है विट्ठल देवता के रूप में जो है दक्षिण भारत में जो है वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में पूजे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 1 2 3 सभी के सभी कथन जो है यहाँ सही है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व जो पुरातत्व स्थल है उसे कब घोषित किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो हम्पी आज के क्षेत्र में जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, और इनको जो है यूनेस्को के जो द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल जो है घोषित किया गया। और ये कब घोषित किया गया, 1902 ईस्वी में कि 1986 में कि 1876 में या 1856 में, तो आपको मैं बताऊं इसको किया गया था 1986 ईस्वी में जो है विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में घोषित। किसको, हम्पी को, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बता दें कि 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। और विजयनगर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं की अगर बात करें तो 1800 ईस्वी में कालीन मैकेंजी द्वारा जो है विजयनगर की यात्रा की गई, और 1876 ईस्वी में दोस्तों पूरा स्थल के मंदिर की जो दीवार हैं उनके अभिलेखों का जो है JF फ्लीट के द्वारा जो है प्रलेखन शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी के लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न में ही जो है एक उत्तर है कि आईने अकबरी की रचना किसने किया, तो अबुल फजल ने किया, ठीक है। और आईने अकबरी किससे संबंधित है, तो ये जो है दोस्तों अकबर के
शासनकाल और उनके जीवन से संबंधित जो है क्योंकि इनका नाम है क्या, आईन अकबरी। तो ये प्रश्न पूछता है कि आईन अकबर की रचना जो है किसने किया, तो अबुल फजल ने। साथ ही इनका संबंध किससे है, तो अकबर के शासनकाल से हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों पूछ रहा है इनके लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ कथन ए कह रहा है जमींदारों तथा शासक वर्ग के संबंधों को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना, ठीक है, जहाँ पे मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रहता है। साथ ही मुगल राजधानी से, यहाँ जो सी ऑप्शन है ये कह रहा है कि मुगल राजधानी से दूर इलाकों पर भी मुगल सम्राटों ने नियंत्रण स्थापित तथा नियमित कर वसूली जो है विवरण देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ऑप्शन डी कह रहा है यहाँ दोस्तों कि अकबर के मजबूत सैन्य तंत्र और विशाल साम्राज्य का जो है विवरण देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और आपको इनमें से सही चुनना है, और मैं आपको बताऊं इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी कि आईन अकबरी की जो रचना है वो अबुल फजल ने किया था और इनका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रहता है। ठीक है, आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको यहां बता दूं कि 16वीं तथा 17वीं सदी के कृषि इतिहास को अगर आपको समझना है तो उनके लिए आईन अकबरी जो है प्रमुख स्रोत के रूप में आप इनको मान सकते हैं। साथ ही इसे जो है अबुल फजल ने लिखा, तो ये नाम जरूरी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। और इसमें जो है दोस्तों आईन अकबरी में खेतों की नियमित जुताई, करों की उगाही, राज्य व जमींदारों के मध्य संबंधों के नियमन आदि से संबंधित राज्य द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जो है लेखा जोखा इसमें प्रस्तुत किया गया है। साथ ही आईन अकबरी के लेखन का मुख्य उद्देश्य जो कि इस प्रश्न में पूछा है, मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनका मुख्य उद्देश्य है अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रहता था, अतः कथन बी जो है यहाँ एकदम सही है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ उल्लेखनीय है कि अबुल फजल के अनुसार मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की जो स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का जो है असफल होना तय था। ये ऐसा किसका, अबुल फजल का मानना था कि अगर कोई भी जो है उनके खिलाफ बगावत करेगा मुगलों के खिलाफ या फिर उनके सत्ता से जो है अलग होने स्वायत्त सत्ता की दावेदारी अगर करता है तो उनका असफल होना तय है। साथ ही में जो है दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आईन अकबरी से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का जो है नज़रिया पेश करता है और उस ओर जो है हमें जो है उनके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 9वां जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए आज के इस सेशन का अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है जमींदार वर्ग के लिए मुजरियान शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। और कथन 2 कह रहा है कि वे खेतिहर जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे पाही काश्त कहा जाता था। इनमें से सही कथन आपका जो है चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक सही है, ऑप्शन बी की केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कोई सही नहीं है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको कि इनमें से जो सही ऑप्शन है दोस्तों केवल बी सही है कि वे खेतिहर जो दूसरे गांव में ठेके पर जो है खेती करते थे उन्हें पाही काश्त कहते थे दोस्तों। और जो कथन 1 है वो गलत है क्योंकि मुजरियान शब्द जो है दोस्तों ये आपका किसानों के लिए यूज किया जाता था, न कि आपका जो है दोस्तों ये किया जाता था किसके लिए, आपका उसके ज़मींदार के लिए। तो इस प्रकार जो है दोस्तों इनके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको मैं बताऊं तो मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्रोत हैं उनके जो किसान के लिए जो है आमतौर पर ये रैयत या मुजरियान शब्द का प्रयोग इसमें जो है देखने को मिलता है। अर्थात मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्रोत हैं दोस्तों वहाँ पे मुजरियान शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों और रैयत शब्द का जो प्रयोग है वो किसानों के लिए किया गया है, न कि जमींदार के लिए। अतः कथन 1 जो है दोस्तों ये क्या है, गलत है। साथ ही आपको बता दूं तो यहाँ जो है 17वीं सदी के स्रोतों से जो है 2 प्रकार के किसानों का वर्णन मिलता है, पहला खुद काश्त और दूसरा पाही काश्त। तो आपको बताऊं कि खुद काश्त का मतलब ये है कि वे किसान जो उन्हीं गांवों में रहते थे और जिसमें उनकी ज़मीन हुआ करती थी, और पाही काश्त का मतलब वे किसान जो
दूसरे गांवों में जाकर ठेके पर खेती करते थे। अर्थात खुद कास्ट का मतलब है कि वैसे किसान जो अपने गांव में रहकर खेती करते थे जहां पे उनका ज़मीन होता था, और पाही कास्ट का मतलब है कि वैसे किसान जो अपने गांव में खेती नहीं करके ठेके पर खेती करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में दूसरे गांवों में जाते थे, उसे पाही कास्ट कहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑप्शन 2 जो है यहाँ दोस्तों सही हो जाता है। ठीक है, साथ ही आपको बता दूं तो उस समय में लोग अपनी मर्जी से भी पाही कास्त बनते थे। क्यों? क्योंकि करों की शर्तें अगर दूसरे गांव में बेहतर होता था तो लोग इस फायदे को देखते हुए जो है अपने मर्जी से पाही कास्ट बनते थे, और कई बार जो है मजबूरन भी उन्हें बनना पड़ता था। जैसे आपका अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक तंगी की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती थी तो लोग मजबूरन भी पाही कास्त का जो है पाही कास्त की जो पेशा है या पाही कास्त बनने के लिए वो लोग मजबूर हो जाते थे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे और फिर हम कल, जब तक आप लोगों के लिए नया सेशन लेकर प्रस्तुत होता हूं और नए प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत होता हूं, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को जरूर दबाइए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।